नमस्कार, आप सभी शिक्षार्थियों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे हमेशा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। संस्कृत वर्णमाला की पिछली कड़ी में अर्थात संस्कृत वर्णमाला भाग 1 में हमने स्वर वर्ण के विषय में जाना था और इस वीडियो में हम व्यंजन वर्ण के विषय में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्यंजन वर्ण। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण संभव नहीं होता। इनमें जब स्वर मिल जाते हैं तभी इन्हें बोला जा सकता है। इसे हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना संभव ना हो, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए क एक व्यंजन है, परंतु क के उच्चारण करते समय हमें उसमें अ का उच्चारण भी करना होता है, वरना क का उच्चारण करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बिना अ उच्चारित किए हुए हम क का उच्चारण कर ही नहीं सकते। आप खुद ही इसे करके देखिए, क्या बिना अ के उच्चारण के आप क का उच्चारण कर सकते हैं? देखा, नहीं कर पाए ना। बिना अ ध्वनि के क का उच्चारण बिल्कुल इस प्रकार होगा, क। ये पूरा क नहीं है। और ऐसा केवल क के लिए ही नहीं, बाकी व्यंजनों के लिए भी यही समस्या उत्पन्न होगी। इसीलिए कहा गया है कि व्यंजन स्वरों की सहायता से ही उच्चारित किए जाते हैं। व्यंजन को हल भी कहते हैं, इसलिए व्यंजन से अंत होने वाले शब्दों को हलंत कहते हैं। हलंत इस चिन्ह को कहते हैं जिसे फलम भी कहा जाता है। संस्कृत में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। क्या आपके भी मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि स्पर्श व्यंजन को स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के समय जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आप चाहें तो इसकी जांच स्वयं भी कर सकते हैं। आप क से म तक के किसी भी व्यंजन का उच्चारण करके देख लीजिए। आप ये पाएंगे कि आपकी जीवा मुख के किसी न किसी भाग को जरूर स्पर्श कर रही है। देखा, ऐसा ही है ना? स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें 5 वर्गों में बांटा जाता है और प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या 5 होती है। इन 5 वर्गों के भी नाम हैं, जो कि इन वर्गों के पहले अक्षर पर रखी गई है। जैसे कि क ख ग घ अंग, ये पहला वर्ग है, जिसमें क पहला वर्ण है, इसलिए इसे क वर्ग नाम दिया गया है। उसी तरीके से च छ ज झ इया, ये दूसरा वर्ग है और इसमें च पहला वर्ण है, जिस वजह से इसका नाम च वर्ग रखा गया। ट ठ ड ढ अण, इसमें ट पहला वर्ण है, इसलिए इसे ट वर्ण कहा गया। त थ द ध न, ये चौथा वर्ग है, इसमें त पहला वर्ण है, इसीलिए इसे त वर्ग कहा जाता है। प फ ब भ म, ये 5वां वर्ग है, जिसमें प पहला वर्ण है और इसे क्या कहा जाता होगा? प वर्ग। तो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होगी? जी हाँ, 25। ये तो थे स्पर्श व्यंजन। अब हम अंतस्थ व्यंजन के विषय में जानते हैं। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, अर्थात मुख के बीच से उच्चरित होती है, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 4 है: य,
र, ल, व। मुझे पक्का यकीन है कि अभी आपने इन चारों वर्णों का उच्चारण करके ज़रूर देखा होगा और ये पाया होगा कि इसके उच्चारण के समय जीभ मुख के दूसरे किसी भी भाग को पूरी तरीके से स्पर्श नहीं करती, है ना? चलिए अब हम ऊष्म व्यंजन के विषय में जानते हैं। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख से रगड़ कर निकलने के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ऊष्म व्यंजन के उच्चारण के समय वायु मुख में घर्षण उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से ऊष्मा उत्पन्न होता है और इसी वजह से इन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है: श, श, स, ह। इसी के साथ संस्कृत वर्णमाला का भाग 2 संपन्न हुआ, जिसमें हमने व्यंजन वर्णों के विषय में जाना। इसी कड़ी के अगले भाग में हम आयोगवाह के विषय में जानेंगे और साथ ही साथ वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन करना भी सीखेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।